तो इस तरीके से नियोजित तरीके से और बैकडोर से उसके कंट्रोल में पूरा देश दिया जा रहा है। आप देखिए वो ऐसा एक इंडस्ट्रियल स्टेटमेंट कर सकता है कि 2045 के बाद यहाँ देश की कोई भुखमरी नहीं होगी, कोई भूखा नहीं सोएगा। अडानी का स्टेटमेंट है। कौन है वो? लेकिन लेकिन 2005 लाल किले से अंबानी का एडवर्टाइजमेंट करने वाले मोदी जी, लाल किले से अडानी के एडवर्टाइजमेंट करने वाले मोदी जी क्या भारत के प्रधानमंत्री है या इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के प्रवक्ता है और उनके संरक्षक है? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में जो कुछ हो रहा है उसको गहराई से समझने के लिए हम इस कार्यक्रम में कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। इसका मकसद ये होता है कि वो जो कुछ आपको गोदी मीडिया नहीं बता रहा, वो हम किसी हद तक कोशिश करते हैं, छोटे ही सतह पर, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि आप तक वो हकीकतें पहुंचें ताकि आपकी आंखें खुली रहें, आप समझते रहें। ऐसा ना हो कि आंखें खुली हो और दिमाग काम करना बंद कर दे। ऐसा बहुत बहुत हद तक ऐसा होने लगा है इस वक्त। एक बार फिर किसान आंदोलन शुरू होने की बात तो नहीं, लेकिन जंतर मंतर नई दिल्ली में एक प्रोटेस्ट होने वाला था कल। उसमें राकेश टिकैत को पहुंचना था। उनको बाहर से बाहर ही, दिल्ली पहुंचने से पहले कस्टडी में ले लिया गया और वहां ऐसी सिक्योरिटी बढ़ा दी कि वो ठीक से कोई कार्यक्रम नहीं हो सका। और इसमें मांग थी, एक तो लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ था उसमें इंसाफ मांगने की बात थी और बिजली का बिल माफ कराने के लिए बात थी। उस पर क्या कुछ है, किसान क्या कुछ सोच रहा है, किसान क्या फिर से आंदोलन करेगा, क्या किसान सरकार की बातों से कन्विंस हो गया है, इस सब पर बात करेंगे। इसके अलावा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निकारागुआ में महात्मा गांधी की स्टैचू का अनावरण किया है। वो क्या कुछ है, अब तो उनकी तस्वीरें मंदिरों में पूजा वाली भी सामने आने लगी हैं। हालांकि उनकी ब्यूरोक्रेसी, वो एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर फॉरेन सर्विस में एक बहुत ही सीनियर पोजीशन पर रह चुके हैं। उनकी इमेज ये नहीं थी जो अब एक नई इमेज बनती हुई नजर आ रही है, उस पर बात करेंगे। हरियाणा में खबर है कि स्कूल बंद होने शुरू हो गए हैं। अब से पहले दिल्ली में स्कूलों के बिकने की खबर आ चुकी है। काफी बड़ी तादाद में स्कूल बिकने का काम शुरू हुआ है, यानी बच्चे ना पढ़ें, इसी में शायद सरकार सुखी है, ये हम समझेंगे। इसके अलावा कांग्रेस में क्या कुछ हो रहा है। आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में एक कमेटी से इस्तीफा दे दिया। उससे पहले गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर की एक कमेटी जो पब्लिसिटी की जिम्मेदारी थी, उससे वो पीछे हट गए। आखिर कांग्रेस में क्या कुछ हो रहा है। और एक और बात करेंगे, आमतौर पर जब कंपेयर किया जाता है कांग्रेस के जमाने की सरकारों ने क्या किया और अब की, तो बीजेपी के जो अंधभक्त हैं वो बड़े उल्टे सीधे तिगड़म से अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं और हर खराबी को नेहरू के जमाने की और इंदिरा गांधी के जमाने की बताते हैं और हर बुराई को भी अच्छाई के तौर पर पेश करते हैं मौजूदा सरकार के कामों को। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े जी, जो नागपुर में रहते हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि किसानों के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ जो सरकार ने एमएसपी पर भरोसा देकर के वापस किया था, कानून वापस लेकर के वापस किया था, अब किसान कहां खड़ा है, ये जो कल वाकया हुआ है दिल्ली में, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी नमस्कार। क्या हुआ, किसानों से आंदोलन वापस लेते वक्त 3-4 वादे किए थे, प्रमुख वादे जो किए थे उसमें एक था कि 3 कृषि बिल वापस होंगे, एमएसपी कमेटी में किसानों के 5 प्रतिनिधि होंगे,
उसके बाद में लखीमपुर खीरी की जांच ढंग से होगी और उनको पनिशमेंट तक पहुंचाया जाएगा, उनको कॉम्पेंसेशन मिलेगा बड़ी बड़ी तौर पर जो तय किया था। और हरियाणा में जो और पंजाब में जो केसेस दर्ज की गई है वो सारी केसेस विड्रॉ होगी। अब आपको बता दूं कि तीनों कानून तो वापस हो गए, मगर एमएसपी कमेटी सरकार के अधिकारी, सरकार के मंत्री और उनके आपस में बना दिए, किसानों को पूछा नहीं, नाम जो लिया उसको पूछा नहीं, तो वादा खिलाफी वहां से शुरू हुई। लखीमपुर खीरी का भी इन्होंने कुछ किया नहीं है, और उसके बाद में वो जो इनके ऊपर जो केसेस थी वो दर्ज केसेस वापस लेने का और ये जो प्रोसेस है वो किया नहीं। ये शायद उनको आंदोलन को जुमले देना था, मतलब ये जो भी बोलते वो तो जुमलेबाज है, वो बाद में बता देते कि हमने तो जुमला दिया था, उनको उठाने के लिए जुमला बोला था। ये जो किया था उसके विरोध में अब किसान आंदोलित हो गया फिर से। अब ये कितना भी दमन कर ले, टिकैत को अरेस्ट कर ले और किसी को अरेस्ट कर ले, कुछ भी कर ले, ये जैसे जैसे उनमें असंतोष पनपेगा, ये सारे के सारे किसान फिर से लामबंद होना शुरू हो गया है। किसानों में आपस में फूट थी, आपस के नेतृत्व में फूट थी, सब लड़े थे, मगर जब किसान की बात आएगी तो सब लामबंद होना शुरू हो जाएगी। इसकी शुरुआत है और इसका परिणाम यह है कि सरकार ने लखीमपुर से लेकर दिल्ली तक और सब जगह बैरिकेटिंग करनी शुरू कर दी है और जांच के गाड़ियां छोड़ना नहीं छोड़ना ये सब शुरू हो गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पुलिस स्टेट हो गई है, ये हमारी डेमोक्रेसी वाली स्टेट नहीं है। फिलहाल जो पुलिस स्टेट है, हर जो बात है वो पुलिस के कंट्रोल में, फौज के कंट्रोल में देने का काम ये करते हैं, क्योंकि ये काले काम जो करते हैं, जो पब्लिक को ना पसंद आने वाले काम करते हैं और उसके ऊपर पब्लिक रिएक्ट होना चाहती है तो इनके भक्त और पुलिस के माध्यम से इनको उनका दमन करते हैं। आपने देखा होगा ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, अभी सीबीआई का छापा वहां दिल्ली में पड़ा है और दिल्ली में कितना मिला, क्योंकि उनके ऊपर तो कई बार छापे मार चुके हैं ये। और फिर बोले आबकारी के इसमें आबकारी नीति वापस लेने के बाद उनके ऊपर जो छापा पड़ा और उसकी वजह से क्या मिला ये कभी बाहर नहीं आएगा। मैंने पहले ही बोला था कि 3-4% लोगों से ज्यादा लोगों को ये कोर्ट तक भी नहीं पहुंचा सकते, इतनी खस्ता हालत है इनकी केंद्रीय एजेंसियों की। तो ये सब बातें चल रही है। इसको इसका मुख्य कारण ये है कि किसानों की एमएसपी है, किसानों का जो जिस तरीके से दूसरे रास्ते से सारे गोडाउन अडानी के कब्जे में दिए जा रहे हैं और फूड सिक्योरिटी उसके कब्जे में दी जा रही है, ये दूसरा रास्ता अख्तियार कर रहे, बैकडोर से इनकी एंट्री चल रही है। ये एमएसपी नहीं बढ़ाने का कारण है कि फिर अडानी को बेचने के लिए किसानों को मजबूर होना पड़ेगा। ये जो एमएसपी ना देने के लिए उसकी कमेटी न बनाने का कारण वही है कि भाई इनको और रगड़ा जाए, किसानों को और रगड़ा जाए। देखते हैं कौन किसको रगड़ता है, क्योंकि 2 बार तो मोदी पराजित हो चुके हैं। पहली बार इन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल में जो तब्दीली लाई थी उसमें पराजित हो चुके हैं ये, और दूसरी बार ये 3 कृषि कानूनों के इसमें पराजित हो चुके हैं। अब इनको कितने बार अपना मुंह फुड़वाना है, कितने बार पैच भी खाने और जूते भी खाने हैं, ये तय करेंगे। अच्छा, ये जो आपने बताया कि दूसरे रास्ते से अडानी के गोदामों को मजबूत किया जा रहा है, वो क्या कुछ है? थोड़ा सा उसकी डिटेल बताइए। लोग उसके बारे में शायद ये समझते हैं कि सब कुछ ठंडा हो गया। देखो, हमारा लागत मूल्य तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, हमारी सब्सिडी कम हो रही है, बीज का मूल्य बढ़ रहा है, खाद का मूल्य बढ़ रहा है। अभी अभी मोदी जी ने जो एक लबोलुआब दिया है कि माइक्रो यूरिया बॉटल में, एक बॉटल में आएगा और वो सब दिया जाएगा, ये सब फ्रॉड है। ये इसलिए फ्रॉड है कि किसान नुकसान में आ जाए, किसान को लॉस हो जाए और मजबूरी में वो खेती बेचना शुरू कर दे, या मजबूरी में वो सरकार की मानना शुरू कर दे कि सरकार अगर मान लेते तो फिर इस तरीके से नहीं होता, हम एग्रीमेंट पे खेती कर सकते थे और कंपनियों के साथ में हमारा फिक्स हो जाता था। ये सब करने का जो काम चल रहा है ये बहुत बुरा काम है। देखो, एमएसपी फिक्स नहीं होगा तो फिर कृषि उपज की लूट होगी। एक तरफ हमारा लागत मूल्य बढ़ रहा है, दूसरी तरफ दाम फिक्स नहीं हो रहा है, तो उसके कारण हमारी लूट होगी। तो लूट होगी तो हम थोड़ा सा दाम भी अगर कोई देता है अडानी और 2 साल भी दाम दे देता है तो हम उसको बेचना शुरू करेंगे। और एफसीआई के गोडाउन तो उनके कब्जे में पहले ही दे चुके हैं, क्योंकि इनका तो नियोजन था। तो इस तरीके से नियोजित तरीके से और बैकडोर से उसके कंट्रोल में पूरा देश दिया जा रहा है। आप देखिए, वो ऐसा एक इंडस्ट्रियल स्टेटमेंट कर सकता है कि 2045 के बाद यहाँ देश की कोई भुखमरी नहीं होगी, कोई भूखा नहीं सोएगा। अडानी का स्टेटमेंट है। कौन है वो? लेकिन कौन है अडानी? लेकिन 2000
लाल किले से अंबानी का एडवर्टाइजमेंट करने वाले मोदी जी, लाल किले से अडानी के एडवर्टाइजमेंट करने वाले मोदी जी क्या भारत के प्रधानमंत्री है या इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के प्रवक्ता है और उनके संरक्षक है? अच्छा, ये तो बहुत ही, अब से पहले हमें याद है कि वो रिलायंस के एडवर्टाइजमेंट में भी उनकी तस्वीरें छपी थी। मोदी जी बहरहाल बहुत ही खुले दिल के लगते हैं कि वो हर एक के बहुत साथ खड़े हो ज्यादा जाते हैं। पीछे है। बीएसएनएल के पास में टावरों की अनगणित संख्या थी, अब बीएसएनएल पैसे दे रहा है टावरों के लिए, क्योंकि टावर बेच दिए फ्री में। और ये तो खैर बहरहाल हमने एयर इंडिया बिकते हुए देखा कि एक बिल्डिंग की के पैसे के बराबर भी नहीं दुनिया भर में प्रॉपर्टीज और दुनिया भर में उड़ते हुए हवाई जहाज बेच दिए गए। तो ये तो बहरहाल एक देश को मुसलसल, बिल्कुल। नहीं सर, बेचे नहीं, लुटवा दिए गए। बेचे ऐसा शब्द आप यूज मत करो। मैं तो कभी कभी ये महसूस करता हूं कि जैसे घर के बर्तन बेच करके घर का खाना चला रहे हो, तकरीबन ऐसी हालत चल रही है। घर के और बर्तन बेचा तो सर सुन लीजिए, घर के बर्तन बेचा तो हम उसको जो इसमें स्क्रैप में बेचते तो पैसे लेते हैं, मगर मूंगफली वालों को बच्चा जब ले जाके बर्तन दे देता है, वो उसमें अगेंस्ट में मूंगफली लाता है। आजकल सरकार जो बेच रही है वो मूंगफली के इसमें बेच रही है। उसके दाम ये बहुत, ये पूरे देश के लिए बहुत ही तकलीफ की बात है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जब सब कुछ लुट चुका होगा तब महसूस होगा कि हमारा क्या कुछ चला गया। क्योंकि पूरे देश के जो लोग हैं ये सब इन्हीं का है। देश की संपत्तियां इस तरह से इंडिविजुअल लोगों के हाथों में जा रही हैं। बहरहाल इस पर मैं आगे बात नहीं करता। रिजर्व बैंक के लोग बोल रहे हैं कि अब एक बैंक के पीछे लगा हुआ है। रिजर्व बैंक के जितने एडवाइजर है वो बोल रहे हैं कि ये हमारे भारत के लिए डिजास्टर होगा। बैंक समाप्त हो रही है सर, रिजर्व बैंक डूबने वाली है, हमारी आंखें नहीं खुल रही है, क्या करें? जी जी, ये बहुत ही इतनी तकलीफ दे चीजें हैं कि आंखें नहीं खुल रही। यही एक अजीब सी हालत हो रही है। पेट खाली है और आंखों ने काम करना बंद कर दिया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अंधभक्ति का ये एक नतीजा है। अच्छा, मैं अभी दूसरे इशू पर आता हूं। ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर महात्मा गांधी पर बड़ा प्यार निछावर करते हुए नजर आए। क्या ये प्यार जायज है? क्या देश में भी ऐसा ही हो रहा है या विदेशों में ही ऐसा हो रहा है? क्या कुछ है? क्या है, यहाँ तो गोडसे को सम्मानित करते हैं, हम गोडसे की मूर्तियां लगाते हैं। यहाँ तो सावरकर के बारे में गांधी के समकक्ष खड़ा करते हैं। एक हत्यारा और जिसकी हत्या हुई, एक बूढ़े की हत्या करने वाला और नियोजन करने वाला, खुशी मनाने वाला, उसकी मूर्ति स्थापित करना चाहिए थी सर। सर कितना ये है उनके पीछे, कितना ये होता है, अपराध बोध घोषित होता होगा कि देश में आके गांधी को गाली देते हैं और बाहर जाके उसकी एक मूर्ति लगाना पड़ता है, क्योंकि बाहर के लोगों को गांधी पता है, वहां गोडसे पता नहीं है, वहां गोलवलकर पता नहीं है, वहां सावरकर पता नहीं है। क्योंकि ये जो है पाखंडी लोग, ये जो देश को बांटने वाले लोग हैं, ये जो देशद्रोही लोग हैं, ये लोगों को कैसे बताएंगे? जब भी कोई आता है तो गांधी की समाधि पर ले जाना इनकी मजबूरी है, बुद्ध की प्रतिमा देना इनकी मजबूरी है। इनको लाना चाहिए सर, मैं नागपुर में रहता हूँ, इनको लाना चाहिए, आरएसएस का मुख्यालय दिखाना चाहिए, फिर उसकी हिस्ट्री भी बताना चाहिए, ये सब बताना चाहिए। आपको पता है कि अमेरिका में ब्राह्मण महासभा की मीटिंग कैंसिल हो गई, वहां मीटिंग ही नहीं करने देते। अभी मेरा छोटा भाई ऑस्ट्रेलिया से होके आया, वहां पंजाबियों का एक समूह है, साउथ इंडियन का एक समूह है, मगर सेंट्रल इंडिया का समूह मतलब ब्राह्मणों का समूह है, बाकी उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। मतलब देख लीजिए, दिल्ली में आपके 3 महाराष्ट्र भवन है, मतलब बृहन महाराष्ट्र, केरला, वो उसके कर्नल बाग के, इसके करोल बाग के इसमें चौराहे पर है, उसमें खाली एक पर्टिकुलर कास्ट के ब्राह्मण में चित्पावन ब्राह्मणों का कब्जा है, पुणे के चित्पावन ब्राह्मणों का। ऐसे ही पूरी दुनिया में जहां भी मना होगा महाराष्ट्र मंडल, उनमें उन्हीं कास्ट का कब्जा है। बाकी के महाराष्ट्र में रहते ही नहीं लोग, ना मध्य भारत में रहते ना महाराष्ट्र में रहते, ये हालत है। हमको तो कभी रूम नहीं मिली वहां। हाँ, तो दुनिया भर में महात्मा गांधी के नाम से ही भारत को का जो सम्मान है, उसी वहां जाकर के वो मजबूरी में उन्हें शायद ऐसा करना पड़ता है। ये उन्होंने वहां स्टेटमेंट भी दिया, वो भूल गया मैं थोड़ा। उन्होंने बोला कि चाइना बहुत तेजी से अंदर घुस रहा है हमारे। मोदी बोलते हैं कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, कुछ हुआ नहीं। विदेश मंत्री जाके विदेशों में बोल रहे हैं कि वो चाइना घुस रहा है, वहां गांधी की प्रतिमा और गांधी की बातें हो रही है। ये सब डबल स्टैंडर्ड में जी रहे हैं, क्या करेंगे? मुंह खोलने के लिए ये नहीं है। तो देश की रक्षा के मामले में जब
4 साल वाला फौजी आएगा, वो क्या अब जो परमानेंट वाले फौजी हैं उनको 4 उनको साल का फौजी से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राफेल जब लाते तो उसके नीचे हम नींबू और मिर्ची रखते। उससे उससे उसकी ताकत बढ़ जाती है। हाँ, ये साइंस की बात है। ये जैसे साइंस। जैसे 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 कहा जाता है कि महाभारत के जमाने में भी इंटरनेट था और क्या क्या। तो ये बहरहाल इस ख्वाब बिजली नहीं ख्याल में। थी सर, बिजली नहीं थी। हाँ, इंटरनेट कैसे चलता था मुझे पता नहीं, नहीं बिजली नहीं थी। देखिए, आपने ये बता दिया तो अगले किसी, हो सकता है 2-4 हफ्ते में ये भी बता दिया जाए कि बिजली भी थी। आप चिंता ना करें, वो तो भी इनको आ जाएगी। ग्रंथ बदलने पड़ेंगे, सारे ग्रंथ बदलने पड़ेंगे, पौराणिक भारत आध्यात्मिक सारे ग्रंथ बदलने पड़ेंगे, नहीं नहीं, क्योंकि कुछ वो बदलना नहीं पड़ेगा, कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, व्हाट्सएप पे चला दिया जाएगा, वो काफी होगा। आप उसके लिए परेशान ना हो। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और एक बड़ा सीरियस इशू है, वो ये कि हमारे बच्चों को जिस तरह से 2 साल कोरोना के नाम पर एक तरह से तालीम को, एजुकेशन को तबाह किया गया, हर हर तरह से समाज को नुकसान हुआ है। अब स्कूल बंद होने का नंबर आ गया है, यानी कोरोना के बाद में तो स्कूल खुलने की कोई उम्मीद भी थी। जिन बच्चों के स्कूल ही खत्म हो जाएं, बंद हो जाएं, वो कहां जाएंगे, क्या कुछ होगा। दिल्ली की एमसीडी जो बीजेपी के हाथ में है, उसने भी बहुत से स्कूलों को बेचने का बेड़ा उठाया हुआ है। कैसा देख रहे हैं आने वाला भारत? नए एजुकेशन पॉलिसी में 85% भारतीयों को पढ़ने नहीं देना है, हम्म। हमको उनको मजदूर बनाना है। ये हम्म। तय सेट है, पूरा सेट है मामला। और ये गोलवालकर गुरुजी जिनको बोलते हैं, उनके जमाने से ये सेट है। हम्म। ये पढ़ना लिखना तो है नहीं ना हमको। हमारे बच्चे हैं जो पढ़ना लिखना यानी बंद कर दिए, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखते रहते। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उनके लिखने वाले पैसे से लिखते हैं, बाकी लिखने वाले अपने शौक से लिखते हैं, तो एग्रेसिवली उनका प्रचार होता है। वी फाइंड आवर नेशनहुड में वो लिखा हुआ है, सब कुछ हम्म। लिखा हुआ है। अब आपको बता देता हूं कि जो हरियाणा में 38,000 पोस्ट खाली है टीचर की। हरियाणा सरकार ने बोला था कि सरकारी स्कूल में जाओगे तो आपको देने पड़ेंगे 500 कुछ रुपए, और प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो 1500 रुपए सरकार देगी। मतलब क्या है, सरकार जानबूझ के सरकारी स्कूल बंद करवाना चाहती है, हम्म। और सरकारी स्कूल बंद करा के सारा एजुकेशन प्राइवेटाइज करना चाहती है। वो इसलिए करना चाहती है कि गरीब का बच्चा ना पढ़े, गरीब का बच्चा बड़ा ना बने, क्योंकि पढ़ना लिखना, इसके वजह से समाज उन्नत होता है। देखो केरला में उन्होंने देख लिया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भाजपा को वोट नहीं देते। तमिलनाडु में भी एजुकेशन परसेंटेज अच्छा है, वो भाजपा को वोट नहीं देते। तो भाजपा को वोट क्यों नहीं देते, तो उन्होंने जो सर्च किया है उसमें ये पता चला कि पढ़े लिखे लोग भाजपा को पसंद नहीं करते, पोलराइजेशन पसंद नहीं करते, झूठ वाली यूनिवर्सिटी है वो पसंद नहीं करते, 15 लाख के लब्बू लुआब में नहीं आते, स्मार्ट सिटी के लब्बू लुआब में नहीं आते, इनके झांसे में नहीं आते। तो ये झांसे में नहीं आते, इसलिए इन्होंने एजुकेशन से ही तोड़ दो समाज को। इसके लिए इन्होंने प्रबंध करना शुरू कर दिए, और उसका परिणाम है कि सारी विरोधी पार्टियां बोल रही कि स्टाफ को ये करिए। अब स्टाफ ही नहीं है तो पढ़ाएगा कौन? एक एक स्कूल में 2-4 लोग बचे, 2-4 स्टाफ बचा है, जो 200-400-500 लड़कों को, 1000-1500 लड़कों को 5 लोग कैसे पढ़ा लेंगे सर? 38,000 छोटे से राज्य में 38,000 स्कूल यानी शिक्षकों की कमी होना, इसका मतलब है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम हमने कोलैप्स करना शुरू कर दिया है। और जो उनका तय है, उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया और वो कर रहे। आपको बता देता हूं, उनका कोई एजेंडा छुपा नहीं होता, कोई एजेंडा छुपा नहीं। हमको नहीं समझ में आता। उन्होंने बोला था कि फकीर हूं झोला उठा के चल दूंगा, पूरे देश को झोला पकड़ा दूंगा। ये हमने सुने नहीं। सुनना चाहिए, अच्छे दिन आएंगे, मेरे हम दो और हमारे दो के आएंगे। अब इनके तो मंत्रियों को भी कितनी ऐसी तैसी करवा रहे सबकी। 2 लोग खुश है, बाकी के बंधुआ मजदूर है। भाजपा के भी लोगों को सोचना चाहिए कि इसके बाद में अगर क्या मुंह लेके लोगों के पास में जाओगे, कैसे करोगे आगे, कि बस 2024 का बात खत्म, भाजपा को खत्म करना है, 29 के बाद में भाजपा नाम की पार्टी नहीं रहेगी, ये तय कर लेना है। ये भाजपा के लोगों को और आरएसएस को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस आज पंगु हुआ खड़ा है।
अच्छा, आपने कहा आरएसएस पंगु हुआ खड़ा है और आप नागपुर से ये बात कह रहे हैं, तो इसमें और क्या कुछ दम है, इसमें क्या रीजन आप है जो ये महसूस कर रहे हैं कि आरएसएस पंगु है, और इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी सब कुछ हैं और आरएसएस जो है वो किनारे कर दी गई है, ऐसा कुछ है क्या? देखो, आप देख लो कि नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और वो जो योगी अजय बिस्ट, ये तीनों को वो जो ये इसकी पॉलिसी मेकिंग कमेटी होती है और इसका जो कमेटी होती है उससे निकाल दिया। ठीक है, ये सबसे प्रिय आदमी है, सबसे ज्यादा पैसे आरएसएस को गडकरी देते हैं। गडकरी ने कितना पैसा दिया होगा? 2014 में नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट पर जितना कर्जा था उसके 14 गुना ज्यादा कर्जा करके इन्होंने दिया है। ये कर्जा कहां गया? ये सारा पैसा कहां गया? रास्ते बनाने की बात करते हैं, कोई रास्ता कंप्लीट नहीं है। आज पूरा का पूरा देश खोदापुर बना हुआ है। एक भी रास्ता कंप्लीट होगा तो बताओ। जो मोदी जी सैटेलाइट से करप्शन ढूंढते हैं, 2 दिन पहले जिस हाईवे का उद्घाटन करके आते हैं वो हाईवे कोलैप्स हो जाता है, तो सैटेलाइट उसमें काम नहीं करता। अच्छा, उसमें भी उस हाईवे में भी प्राइवेट फंडिंग की बात हुई, और उसके अलावा टोल का एक बड़ा कारोबार है। तो उसमें वो तरक्की क्या सरकार करा रही है या पब्लिक से ही पैसा छीन करके ये किया जा रहा है? एक कर्ज वाला एक एंगल आपने बताया। आपकी जमीन ले रहे, आपसे ही पैसे ले रहे, उसका मैनेजमेंट मात्र कर रहे। आपको पता है ना, हमारे गडकरी जी जो है वो करप्शन नहीं करते। उनको वो जो मंत्र है ना, कुबेर मंत्र याद है। कुबेर मंत्र का रात में होम करते हो रात भर, और रात भर लक्ष्मी टपकती है उनके यहाँ। करप्शन नहीं करते हो, बिल्कुल करप्ट अफसर नहीं है, करप्ट मंत्री नहीं है वो। मगर वो जो पैसे इकट्ठा करते हैं, पैसे दूसरे से लाते हैं, उनमें उनकी महारत हासिल है। वो लीडर नहीं है, डीलर है। डीलर हर चीज की डील कर लेते हैं, वो डीलर है। अब देखिए कैसी चल रही है सरकार, और ये उनका सैटेलाइट से जो देखते हैं ना, ड्रोन से देखते हैं मोदी जी। पूरे कोरोना में 1000 करोड़ डॉक्टरों को बांट के डोलो 650, पैरासीटामोल और क्रोसिन समाप्त करके डोलो 650 को प्रोजेक्ट किया गया, और सरकार मौन है। जब उन्होंने 1000 करोड़ डॉक्टरों को बांटा होगा तो कमाया कितना होगा सर? जाहिर है। होगा। हर जगह कमीशन है, आदमी मर जाए, जान चली जाए, कुछ भी हो, लेकिन पैसा जहां पहुंचना वो पहुंचना जरूरी है। आप ये कह रहे हैं? वैक्सीन में कमीशन, रेमडेसिविर में कमीशन, हर चीज में कमीशन। 17 रुपए का वैक्सीनेशन इन्होंने 700 रुपए में करवाया। उसका स्टेटमेंट है सर, खोज लीजिए, स्टेटमेंट है उसका। वो घोड़े वाला, अदान वाला, पुना वाला जो है, उसका स्टेटमेंट है कि मैं 17 रुपए में दे सकता हूँ वैक्सीन। 700 में खरीदा कैसे? जो ये दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं कि सारी पार्टियों के लोग भ्रष्ट है, सब पे ईडी के छापे डले जाते हैं। मुझे ये बताइए कि इसके ऊपर कब छापा डलेगा? पीएम का जो फंड उन्होंने क्रिएट किया था, एक छोटा सा फंड क्रिएट किया था अंतुले जी ने, उनका पूरा पॉलिटिकल लाइफ डिस्टर्ब हो गया, उनका पद छोड़ना पड़ा, उनके ऊपर सारी का इंक्वायरी हुई। प्राइम मिनिस्टर ने तो इतना बड़ा फंड क्रिएट कर दिया प्राइम मिनिस्टर के नाम से, और बोलते वो पब्लिक फंड नहीं है, वो किसी दायरे में, आरटीआई के दायरे में नहीं आता, उसका कोई हिसाब नहीं देना है। तो ये सर बहुत ही अच्छी बात है कि कमल छाप साबुन और कमल छाप लॉन्ड्री जो है उसमें सारे लोग स्वच्छ हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। अच्छा, ये कमल छाप की आपने बात बताई। अब आप ये बताइए कि एक तो ये कि कांग्रेस के जमाने में क्या कुछ हुआ जिसे आप याद करते हो, और अब इस वक्त कांग्रेस कहां खड़ी है ऐसे वक्त में जब कुछ लीडर्स पार्टी छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं? देखो, कांग्रेस इस वक्त तो कंफ्यूजन में खड़ी है, कंफ्यूज है, पूरी कांग्रेस कंफ्यूज है। क्योंकि कांग्रेस को ये नहीं समझ रहा है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। 2024 में लड़ना अगर होगा तो दोस्तों को इकट्ठा करना पड़ेगा। कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं बची कई राज्यों में। दिल्ली में नहीं बची, उत्तर प्रदेश में नहीं बची, वो अभी क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में भी चौथे नंबर पर पार्टी आई। छोटे छोटे ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए, उसमें भी चौथे नंबर पे आई। कांग्रेस दिन ब दिन खत्म होते जा रही है। उसको बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम करना चाहिए वो नहीं करते, ये खाली दिखावे वाले कार्यक्रम करते हैं। अभी जैसा कांग्रेस 1 लाख लोगों के पैर पड़ेगी, कहां पर?
मुनगोडे तेलंगाना की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां का इनका स्थापित एमएलए जो था वो चला गया छोड़ के। और कहां चला गया? वो लोग बोलते हैं कि बीजेपी में जाएगा, और वो दोनों पे कटाक्ष कर रहे हैं, कांग्रेस पे भी कटाक्ष कर रहा है और तेलंगाना राज्य समिति पर भी कटाक्ष कर रहा है, टीआरएस पर भी कटाक्ष कर रहा है। अब जाने का एक ही जगह बची हुई है, एग्रेसिवली अमित शाह वहां जाके अपनी मनोहर कहानियां बता रहे हैं, हमने इतना पैसा दिया था, हमने उतना पैसा दिया था, ये पैसा लेते और काम नहीं करते, ऐसा नहीं करते। भाई तो ईडी की जांच के लिए तो आप कभी भी जा सकते हो, अगर आपका काम नहीं किया तो आप उसको बोल सकते हो, मगर ये मनोहर कहानी सुनाएंगे, सही नहीं बोलेंगे। और अब जो बोलेंगे आपने देखा होगा, 60,000 करोड़ दूं, 70,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं, इतने लाख करोड़ दूं, कितने लाख करोड़ दूं, बोल रहे हो कितना दिया? अभी तक तो इनकी सरकार थी, कितना लाख करोड़ दिया उसका कोई हिसाब नहीं, उसका कभी हिसाब नहीं देंगे। और बाद में बोल देंगे वो तो जुमले थे, 15 लाख का जुमला था, 22 तक घर देना ये जुमला था, सबको शिक्षा फ्री देना जुमला था, पेट्रोल 35 रुपए करना जुमला था, ये सारी जुमले बाद में बोल देंगे। तो ये जुमले के इसमें ये कैसा करेंगे बताओ कि कांग्रेस दिल्ली में सिसोदिया के गिरफ्तारी के सपोर्ट में काम कर रही है, वो सिसोदिया का विरोध कर रही है, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कांग्रेस का विरोध कर रही है। कहां जा रहा है? किस तरीके से ये तरीका है? भाई आप शत्रु नहीं पहचानोगे, दुश्मन नहीं पहचानोगे, दोस्त नहीं पहचानोगे तो किस तरीके से आपका चलेगा? दूसरे तरफ इनका चल रहा है कि उन्होंने गुलाम नबी आजाद ने भी रिजाइन दे दिया और आनंद शर्मा ने भी रिजाइन दे दिया कमेटियों से, इनको काम करना नहीं है संगठन से। आनंद शर्मा इतने रूड और इतने विचित्र आदमी हैं कि वो गाली के बिना उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से बात नहीं करते, मैंने सुना नहीं उनको गाली के बिना बात करते हुए। ऐसे लोग इतने बड़े बड़े पदों पर कांग्रेस ने पहुंचा दिया। अब वो कांग्रेस के हाईकमान को गाली दे रहा है, वो बोल रहा है कि कांग्रेस खाली 2 नामों तक सिमट गई है, उसके बाद कांग्रेस के पास नाम नहीं है और वो कुछ देने को तैयार नहीं है। ये जो चल रहा है कांग्रेस में, ये अंतर्द्वंद की स्थिति है, और अंतर्द्वंद से निकलने के लिए गांधी के रास्ते पर चलना चाहिए था, जनता से जुड़ना चाहिए था, जनता से जुड़ा होना चाहिए था। तो इन्होंने सारी पार्टी इलीट क्लास के हाथ में दे दिए। देखो कांग्रेस 1920 तक इलीट क्लास की पार्टी थी, मगर 20 के बाद कॉमन आदमी की पार्टी बन गई है। मगर अभी 15-20 सालों में फिर से कांग्रेस इलीट क्लास की पार्टी बन गई है। ये दोनों लोग जो काम करने से मना कर रहे हैं, उनको पता है हरियाणा भी हम हार रहे और जम्मू कश्मीर भी हम हार रहे। इनको राज्यसभा चाहिए थी, राज्यसभा इनको नहीं मिली, ये जिंदगी भर राज्यसभा में रहेंगे, गुलाम नबी आजाद हो या आनंद शर्मा हो, क्योंकि जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। और कांग्रेस भी ऐसे लोगों को जब पालेगी तो कांग्रेस भी पब्लिक से रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये बहरहाल वो जो कांग्रेस मुक्त भारत वाली बात है, ये जो कभी कभी शक होता है, मुझे भी होता है, शायद आपको भी होता हो, क्या ये कांग्रेस मुक्त भारत के प्लान में बीजेपी के साथ साथ कुछ कांग्रेसी लोग भी हैं? क्या सबसे बड़ा जो घराना है, क्या वो भी उसी साजिश का हिस्सा है? क्या मैंने बता दिया था, मैंने बताया था कि आपके पास में जो है ना कर्नल पुरोहित और वो प्रज्ञा जो भोपाल से सांसद है, उनके मीटिंग में कितने कांग्रेसी के जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी हाजिर थे, उनके नामों समेत लिस्ट मैंने दिया था। सोनिया जी को लेटर लिख के बताया था कि ये शामिल थे उसमें। मालेगांव विस्फोट से लेके तो समझौता मेल समझौता इस तक वहां शामिल थे। मुझे बताया गया है कि ये बातें बाहर बोलने से हमारे देश में अशांति पैदा होगी और कम्युनल विभाजन होगा। ये बात है। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। तो क्या फिर इसे ऐसे समझा जाए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही देश की तबाही के हिस्सेदार हैं? सर कांग्रेस का अभी का जो बिहेवियर है, वो तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूं कि इनके जो लोग हैं, आप बताइए यूयू ललित जो हाफ पैंट पहने हुआ था, मैंने कई जजों के बारे में बोला हूं कि ये हाफ पैंट पहने हुए थे, उनको उस तरीके से प्रमोट किया गया। सारे सिस्टम में इन्होंने उनके लोग बैठा दिया। कैसे बैठा दिया? इनके मंत्री करप्शन में व्यस्त थे, इनके मंत्री अपने भाई भतीजावाद में व्यस्त थे, और सारी सरकारी नियुक्तियां महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, 2.5 साल सरकार रही ना शिवसेना, कांग्रेस और बीजेपी की, किसी कमिटी में इन्होंने किसी कार्यकर्ता को एडजस्ट नहीं किया। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो फडणवीस के जमाने में बना था, फडणवीस की सरकार जाने के बाद डिसॉल्व हुआ,
अभी पोल्यूशन कोड 2.5 साल वैकेंट, कई पोस्ट वैकेंट थी, कई जगह पर वैकेंट थी, क्योंकि इनको कार्यकर्ताओं के लिए काम करना नहीं, कार्यकर्ताओं को इनको प्रमोट करना नहीं और अपनी उपलब्धि भी बताना नहीं। कांग्रेस अपनी उपलब्धि नहीं बता सकती क्योंकि इनके पास में कार्यकर्ता बचे नहीं है। ये भी अभी मंदिरों में दूध चढ़ा रहे हैं, कभी फूल चढ़ा रहे हैं, कभी मंदिरों के दर्शन करते हुए फोटो रिलीज हो रहे हैं। अरे तुम क्यों खेल रहे हो बीजेपी के कार्ड पर? तुम क्यों कर रहे हो ये सब बातें? तुमको सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि तुम देश के कौन हो, तुम्हारी जाति कौन सी है, तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुमको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है। कांग्रेस के गांधी परिवार को कोई नहीं पूछ रहा तुम्हारा धर्म और जाति। सवाल ये है कि तुम उनके ट्रैप में फंस रहे हो। किनके ट्रैप में फंस रहे हो? जिनका धंधा है धर्म से राजनीति करने का, जिनका धंधा है कि झूठ पर राजनीति करने का, जिनका धंधा है लोगों को ठगने का, जिनका धंधा है कि लोगों को अशिक्षित रखने का, जिनका धंधा है कि पूरी की पूरी सत्ता 2-5% लोगों के हाथ में केंद्रित करने का, वो उनका धंधा भी है, सपना भी है, वो पूरा कर रहे हैं और आप उनके ट्रैप में फंस रहे हैं। हर पार्टी उनके ट्रैप में फंसती हुई दिखाई दे रही है। अपने तरीके से लड़ाई अपने मंच पर, अपने अखाड़े में और अपने हथियार और समय के वक्त लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ेंगे तो उनके ट्रैप में फंस के आप कभी ये नहीं होने वाले। अच्छा, काकड़े जी अभी इन्होंने अभी सुनिए, अभी नाम बदलने में करीबन 73,200 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए। ये 8 सालों में 21 राज्यों के 244 शहरों के नाम बदले गए हैं, जिसमें 300 करोड़ रुपए पर शहर में कम से कम खर्चा आता है। अब बताइए क्या चल रहा है देश में? एक तरफ भारत 1950 में 50.82 दशलक्ष टन अनाज पैदा करता था, जो अनाज बढ़ के अभी 319 दशलक्ष टन हो गया है। ये उपलब्धि जो है वो कांग्रेस बता नहीं सकी। सिंचाई की उपलब्धि है वो नहीं बता सकी। हमारे यहाँ जो दूध उत्पादन की उपलब्धि है वो नहीं बता सकी। हमारे यहाँ अंडों की उपलब्धि नहीं बता सकी। मत्स्य उत्पाद की उपलब्धि नहीं बता सकी। मसाला जो है हमारे यहाँ कितना होता था, मसाला जितना होता था उससे 15 गुना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करने लग गए। ये कांग्रेस की उपलब्धि थी। जैसा कांग्रेस ने 2G बेचा, अब मुझे बताइए कि 2,80,000 करोड़ रुपए तय दाम से कम में बेच दिया 5G, और फिर भी कोई उनको सवाल पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस ने 1,76,000 करोड़ का गबन किया था 2G में। मैं तो ये बोलता हूं कि जब उनको कंपनियों को फायदा हुआ था तो उन्होंने फायदा ट्रांसफर किया था। 1 पैसा प्रति सेकंड में हमारे यहाँ मोबाइल, दुनिया का सबसे मोबाइल आया था नेटवर्क। ये पब्लिक को अगर पैसा ट्रांसफर होता है, फायदा ट्रांसफर होता है, तो करप्शन होता है क्या? वो करप्शन नहीं होता है। मगर इन्होंने अभी जो करप्शन किया वो एक कंपनी को फायदा कर दिया। पेट्रोकेमिकल में एक कंपनी को फायदा, सारे पोर्टों में एक कंपनी को फायदा, सारे यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टियां बेच रही है उसमें 2-4 परिवारों को फायदा। चल क्या रहा है? अच्छा काकड़े जी, आखिरी सवाल, बहुत ही वक्त हमारे पास बहुत कम है। वो जो बात मैं कर रहा था, कांग्रेस और बीजेपी क्या साजिश में शरीक हैं? देखिए, एक बात बहुत ही जो समझदार लोग हैं, जो जनतंत्र कैसे चलता है, डेमोक्रेसी चलती है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि मजबूत अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। क्या बीजेपी के उस कांग्रेस मुक्त भारत या विपक्ष मुक्त भारत की साजिश में ये सारे दल भी शरीक हो गए? क्या तानाशाही को पनपने के लिए रास्ता ये खुद हमवार कर रहे हैं? आखिरी मुख्तसर आप 1 मिनट में अगर बता सकें। इन्होंने सबके दिमाग कुंद कर लिए हैं, सबको ट्रैप कर लिया है। आप बताइए कि ये भी नहीं बता सकते ये कि 2019 में मैं जो समझना चाह रहा हूं, सुनिए, मैं जो समझना चाह रहा हूं, ये मैं ट्रैप कर लिया है या साजिश का हिस्सा है, मैं ये समझना चाहता हूं। ट्रैप होना अलग चीज होती है। ट्रैप कर लिया, साजिश नहीं, साजिश नहीं। इतने बुरे नहीं है सभी पार्टियां, अन्य पार्टियां। अगर इतनी बुरी होती तो फिर तो कब का सरेंडर हो चुकी होती, कब का खत्म हो चुका होता मामला। ये देश में लोकतंत्र ही नहीं बचता, उसको जो चाहिए वो कर लेता और ये कोई चुप रहते। आज भी विरोध कायम है, मगर इनको विरोध के तरीके नहीं समझ रहे। आप बताइए कि जो 8 साल से एक भी हमारा अवकाशयान सफल नहीं हो रहा है। हम उसकी चर्चा नहीं करते, उसके बारे में विरोधी पार्टियां भी नहीं बोलती। सर, इनके पास में मुद्दे उठाने वाले लोग नहीं है कांग्रेस के पास में। इनको जन आंदोलन समझने वाले लोग नहीं। आपने देखा होगा ये लैकुना, जब निर्भया आंदोलन हुआ तो पब्लिक के सामने जाके फेस करने वाले लोग उस वक्त नहीं थे इनके पास। आज तो उससे बुरी हालत है।
इनके पास में क्या है, देखो राजनीति होती है तो राजनीति में जननेता भी चाहिए, कूटनेता भी चाहिए, पब्लिक को रेफरेंस करने वाले भी चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन समझने वाले भी चाहिए। इनके पास में खाली कूटनेता भर गया है, बाकी कोई नेता बचा नहीं है। जिसको संगठन समझ जाए, जिसको राजनीति समझ जाए, ऐसे बचे नहीं है। और बाकी पार्टी है तो माशाअल्लाह एक नेता की पार्टी है, चाहे वो ममता बनर्जी की हो, चाहे वो दिल्ली बिहार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे और कहीं की हो, एक नेता की पार्टी है। महाराष्ट्र की भी पार्टी है, एक नेता की पार्टी है। तो उनको डैमेज कर दिया कि सब हो जाता है, उनको डरा दिया कि सब कुछ हो जाता है। तो ये सशक्त विरोध करने के लिए इश्यू पर विरोध करना पड़ेगा। ये जिंदा रहना चाहते हैं सर, ऐसा नहीं है जिंदा नहीं रहना चाहते, इनको विरोध करना चाहते हैं। ये सब साजिश करके ऐसा देश नहीं बेच रहे, इतनी बुरी नहीं है। जिस पार्टी ने देश को बनाया होगा वो देश बेचने के लिए साजिश में शामिल नहीं होगी, मगर मजबूर ये है कि साजिश से कैसे बाहर निकले इसका कोई उपाय और उनको सुझाई नहीं दे रहा। उनकी बुद्धि जो है वो कुंद हो चुकी है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। आमतौर पर इससे ज्यादा मुमकिन नहीं होता सोशल मीडिया पर, और फिर अगले हफ्ते आपसे बात करेंगे। आपने कई मुद्दों पर बहुत ही अहम, खासतौर पर किसानों के साथ जिस तरह से सरकार ने जो है वो वादा खिलाफी की है वो आपने बताई। उसके अलावा ये भी बताया कि एस जयशंकर साहब ने विदेश में जाकर के गांधी जी को किस तरह से गांधी जी को की स्टैचू को अनावरण किया, और अभी शायद उनके पास वो स्टेज नहीं है कि उनके कातिल को लीडर के तौर पर पहचानवा सकें। इसके अलावा आपने ये भी बताया कि स्कूलों का कितना बुरा हाल है। नई एजुकेशन पॉलिसी में ये तय कर लिया गया है कि 85% लोगों को पढ़ने नहीं देना। देश की तबाही का इंतजाम पूरा है। अब सियासी पार्टियों को के पास भी अपोजिशन कैसे की जाए, कैसे आंदोलन चलाए जाए, ऐसे लोग भी शायद कम हो गए। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा देखने की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।